नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में लगभग 58 दिन बचे हैं शेष, ठीक है। और आरओ एआरओ आपका 22 दिसंबर को है ही है। तो सबसे पहले आपका यूपी पीसीएस बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू या अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक। तो आज की क्लास हमारी पॉलिटी की है, इंडियन पॉलिटी, और पॉलिटी में भी क्लास नंबर 8 है। इसके पहले 7 क्लासेस ऑलरेडी पॉलिटी में हो चुकी है, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक। अब खासकर यूपी पीसीएस में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अब आपका समय जो है केवल और केवल रिवीजन पे होना चाहिए, केवल रिवीजन पे। मतलब अब आपको बुक्स से थोड़ा सा दूर हटना है, अब प्रैक्टिस पे आ जाना है, कायदे से प्रैक्टिस मोड पे पूरी तरीके से आ जाना है, जिनका भी यूपी पीसीएस है, ठीक है। और खासकर प्रैक्टिस कैसी, पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कीजिए आप, और उसके एक्सप्लेनेशन से। और जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो वो लगा ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी की क्लास की। और पॉलिटी में बहुत ही आज के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पॉलिटी क्लास 8 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या कह रहा है पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पे हम लोगों ने पिछला खत्म किया था उसी के आगे है ये। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। मतलब राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पिछले टर्न पे काफी चीजें देख ली थी। तो देखते हैं, पहला है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। मतलब कोई भी अगर बिल है, साधारण बिल, खासकर बिल कौन सा है, साधारण बिल, उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं, वीटो पावर। और वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में है। और वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं, वीटो पावर का यूज कब कब हो चुका है अभी तक, है ना। वीटो पावर कैसे यूज की जाती है, ये मैंने पिछले टर्न पे काफी डिटेल्ड बताया था, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक। वीटो पावर किस में नहीं हो सकती, मतलब पुनर्विचार के लिए कौन कौन से बिल हैं जो राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता। जैसे धन विधेयक है ना, धन विधेयक है, और एक वित्त विधेयक है, हालांकि दोनों एक ही है, धन विधेयक, वित्त विधेयक। और आपका संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। तो ये कुछ विधेयक है जिन पे पुनर्विचार या वीटो पावर यूज नहीं की जा सकती। दूसरा है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो जाहिर सी बात है, वित्तीय बिल को मतलब वित्त विधेयक या धन विधेयक को वीटो पावर से वापस लौटाया नहीं जा सकता। तो ये भाई साहब अधिकार नहीं है, ठीक। उसके बाद है लोकसभा को भंग करना। तो लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। लोकसभा मैंने पिछले दिन पे बताया था कि ये क्या है, ये एक अस्थायी सदन है। अब अस्थायी सदन है तो इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। कौन भंग करेगा, राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत। और 75 में भी 75(1) के तहत, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने पिछले टर्न पे काफी ज्यादा डिटेल्ड बता दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, वित्तीय बिल पर वीटो पावर यूज नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखें, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखते हैं कौन से प्राप्त है। और इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। कोई भी वन लाइनर प्रश्न में ज्यादातर आपको कराता नहीं, इसी वजह से कथन कार्य में ज्यादा पूरा कई चीजें समझ में आ जाती हैं। तो ये पूरा चैप्टर तो है नहीं, तो उन प्रश्नों के माध्यम से लगभग 85% चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। खैर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति या प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, देख लेते हैं। पहला है वास्तविक और लोकप्रिय, ठीक है। दूसरा है औपचारिक और विधिक। तीसरा है राजनीतिक, नाम मात्र। चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र। पहली बात यह है कि भाई देखो, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति नहीं, कोई भी अगर पद है, कोई भी अगर पद है भारत में, तो वो क्या है, वो एक संविधान के अंडर में है, संविधान के दायरे में है। संविधान से बाहर कोई पद तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है सभी पद क्या है, संवैधानिक। तो भाई राजनीतिक तो है नहीं, तो तीसरा हटा दो, चौथा बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। अब चौथा सही है
तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है। अब एक या दो, वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक। तो मैंने आपको पिछले दिन पर बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मेन तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र का राष्ट्रपति है। मतलब जितनी भी जैसे विदेशों में कोई भी संधि होगी तो राष्ट्रपति के नाम से होगी, लेकिन मेन करेगा कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री करेगा। तो वास्तविक शक्ति जब भी आ जाए, पूछे कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो प्रधानमंत्री ही टिक करना है। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति बोला है तो ये तो प्रधानमंत्री के पास है, तो ये हो नहीं सकता। औपचारिक और विधिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो 2 और 4 बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। मेरी बात समझ गए होंगे। ये शब्दावली को थोड़ा सा अच्छे से देखना, ये सब चीजें आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलने वाली हैं। आगे देखें, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? तो देखिए, अगर हम राज्यसभा की बात कर लें, हालांकि राज्यसभा हम लोग अलग से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल विस्तार से राज्यसभा अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी दे दें तो राज्यसभा भाग 5 में इसका उल्लेख है। और राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? राज्यसभा आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा का गठन पूछ लिया जाता है कभी कभार, डायरेक्टली गठन से प्रश्न आ जाते हैं। तो गठन कब होता है? अप्रैल 1952 में इसका गठन होता है। ठीक है, और राज्यसभा के और क्या क्या नाम है? राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या है? राज्यसभा को हम क्या क्या कह सकते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं इसको, उच्च सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, कभी भंग नहीं होता, स्थायी रहता है, स्थायी सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन। और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं, इस वजह से मैंने कराया। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। राज्यसभा, तो देखिए आपने राज्यसभा पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल बताओ, राज्यसभा का कार्यकाल बताओ, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताओ, सदस्यों का कार्यकाल, तो दोनों में बहुत अंतर है। और ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। मतलब जब भी आपसे बोलेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल बताओगे तो आप बताओगे अनिश्चित है, कोई कार्यकाल नहीं है, ये क्या है? स्थायी है। लेकिन जब भी सदस्यों का कार्यकाल बोलेगा तब आप करोगे 6 वर्ष। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है, बहुत ही माइनर गलती हो जाती है इसमें और 1 नंबर कट जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दे दें। और फिर उसके बाद योग्यता आपको पता है कि 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा में जो योग्यता है तो इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। ठीक है, तो ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये मनोनीत करता है जो, ये प्रावधान कहां से लिया गया है 12 मनोनयन का? तो याद रखना है आयरलैंड। कहां से भाई साहब? आयरलैंड। जहां से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, वहीं से 12 मनोनयन भी लिया गया है। ठीक, अब पूछेगा कि बताओ ये 12 सदस्य जो है मनोनीत करता है, ये किन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए? याद रखना है 4 क्षेत्रों के ये विशेषज्ञ होने चाहिए। 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ। अभी 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? याद रखना है, पहला है साहित्य, दूसरा है साहित्य विज्ञान, फिर है तीसरा कला, और फिर है चौथा समाज सेवा। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा एक बार कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। तो अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से हैं, तो क्रिकेट को किस में जोड़ोगे? साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में। तो याद रखना कला में। कोई फिल्म स्टार है तो वो कला में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर पूछ ले कि चलो ठीक है 12 मनोनयन नियुक्त करता है, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है समझ गए, तो 12 मनोनयन जो होते हैं 4 क्षेत्रों से होते हैं, तो किन क्षेत्रों से कितने कितने लोग होंगे? तो आप बोलोगे 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, हो गए 12। गलत। ध्यान देना, यहां से प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे। अगर आपसे बोला जाए कि 12 मनोनयन 4 क्षेत्रों से हैं, तो ये कितने सदस्य होंगे? तो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है ये। राष्ट्रपति की क्या है? स्वविवेकी पावर है। क्या क्या स्वविवेकी पावर है कि किन क्षेत्रों से कितने सदस्य होंगे? सदस्यों का
सदस्यों की गणना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब वो राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति हो सकता है 3-3 कर दे, या हो सकता है विज्ञान से ही 12 के 12 नियुक्त कर दे, या हो सकता है विज्ञान से 10 कर दे, कला से 2 कर दे, है ना। तो ये उसकी मर्जी है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिटेल याद रखना है आपको। तो हमसे पूछा क्या गया था, राज्यसभा, अच्छा ठीक है। तो ये 12 मनोनयन, यहाँ पे ये भी लिख लो। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 80(3) के तहत ये प्रावधान है 12 मनोनयन वाला, ठीक है। चलिए अब हमने डिटेल देख ली है। पहला देखते हैं कि इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, साहित्य समाज सेवा होना चाहिए। दूसरा है इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है, विज्ञान और कला भी होना चाहिए। तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा चारों हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ा डिटेल देखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है। तो पहला है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब राष्ट्रपति है तो जब तक राष्ट्रपति का पद है तब तक तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे टाइम ओवर होता है और नया राष्ट्रपति जब तक ना आ जाए, नया राष्ट्रपति जब तक ना आ जाए तो राष्ट्रपति के पद पे वो बना रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो भाई टाइम हो गया अब जा रहे हैं घर, समझ गए, तो तब तक वो बना रहेगा। तो ये बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बिल्कुल सही है। और संयुक्त अधिवेशन के बारे में आर्टिकल 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करता है, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में डिटेल्ड में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार हो चुकी है, कैसे होती है, क्या प्रावधान होता है, सब मैं बता चुका हूँ, ठीक। कहाँ से प्रावधान लिया गया है, सारी चीजें मैं पिछले टर्न पर बता चुका हूँ, देख लेना एक बार। दूसरा भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप है। निषेधाधिकार मतलब, निषेधाधिकार का मतलब है कि मना करना। निषेध मतलब निगेटिव होता है, निषेध निषेधवाचक सुना होगा हिंदी में। निषेध मतलब मना करना, तो शक्ति का स्वरूप है। तो कुल मिला के अगर कोई विधेयक आ रहा है तो वो मना कर देगा। तो भाई साहब ये क्या है, एक प्रकार की वीटो पावर है। तो वीटो पावर मैंने पिछले में बताई थी, कौन सी वीटो पावर है, संपूर्ण निषेधाधिकार जिसको अत्यंतिक बोलते हैं, फिर एक है पॉकेट जेबी वीटो और एक निलंबनकारी। ये तीनों जो है भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद है। ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। और मैंने बताया था कि अब तक 3 बार वीटो का प्रयोग हो चुका है। जैसे एक है 1954 में हुआ था। 1954 में किसका हुआ था, पेप्सू नामक विधेयक था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मैंने बताया था। कौन सा विधेयक था, पेप्सू। अगर ना लिखे हो, पेप्सू नामक विधेयक था, पेप्सू नामक विधेयक था। और कौन है राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मैंने बताया था। दूसरा 1986 ज्ञानी जैल सिंह। कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा विधेयक था, तो डाकघर विधेयक था, डाकघर संबंधित विधेयक था। तीसरा कौन है, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा विधेयक था, तो लाभ के पद से कोई संबंधित विधेयक था, लाभ के पद से संबंधित विधेयक था। तो 3 बार क्या है, वीटो का प्रयोग हो चुका है। ये डाक विधेयक जो है, इसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था, पॉकेट वीटो। इसमें है निलंबनकारी, निलंबनकारी, और पहले वाले में अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो। तो 3 वीटो हैं, तीनों का प्रयोग एक बार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न लगभग अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। समझिए, अध्यादेश के बारे में एक बार थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। और अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के पास ही मौजूद है ये शक्ति, और राज्यपाल के बाद भी मौजूद है। तो राज्यपाल, जब हम लोग राज्य पढ़ेंगे तो राज्यपाल के बारे में देखेंगे। क्लियर है। तो अभी देखते हैं अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश जिसका उल्लेख आर्टिकल 1, 2, 3 में किया गया है। पहली बात तो अध्यादेश की जरूरत कब पड़ती है, अध्यादेश से क्या बनाया जाता है, कानून। कब,
जब सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र ना चल रहा हो, मतलब सत्र नहीं भी चलता है क्या? बिल्कुल, 3 सत्र होते हैं 3 प्रकार के, अगर उनके बीच में गैपिंग है, सत्र नहीं चल रहा है, तो क्या होता है? सत्र बिल्कुल नहीं चल रहा। और जब सत्र नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है तो क्या होगा? उस समय अगर हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, समझिए, जब सत्र नहीं चल रहा है उस समय अगर हमें किसी कानून की जरूरत पड़ गई, अर्जेंटली कानून, जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हाल ही में एक हुआ है अभी उत्तर प्रदेश सरकार में खासकर हुआ है कि जैसे पेपर जो लीक हो रहे थे उसके संबंध में कानून लाना था, तो क्या हुआ? वो अध्यादेश के माध्यम से ही तो आया था, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अध्यादेश क्या होता है कि भी कानून बनता है, लेकिन जब सत्र ना चल रहा हो। कैसे बनता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करता है। समझिए, अध्यादेश कौन जारी करेगा? ये केंद्र वाला राष्ट्रपति जारी करेगा, जारी करेगा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति डायरेक्टली कर लेगा, राष्ट्रपति की यह स्वाविवेकी शक्ति नहीं है। क्या है? राष्ट्रपति की यह स्वाविवेकी शक्ति नहीं है, मतलब मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश के जरिए वो कानून जारी करेगा, ठीक है। तो भाई साहब, कानून जारी करेगा तो क्या परमानेंट लागू रहेगा? नहीं। ये होगा क्या कि देखो, जब सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश के जरिए कानून लाया, तो जब अगला सत्र आएगा, भाई ऐसा तो है नहीं सत्र कभी नहीं चलेगा, तो जब अगला सत्र आएगा तो अगला सत्र की जो बैठक होगी पहली बैठक, तो बैठक का जो प्रथम दिन होगा, समझिएगा प्रथम दिन होगा, वो से लेकर प्रथम दिन से, ऐसे लिख देते प्लस नहीं, क्या होगा? प्रथम दिन से 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का मतलब 6 सत्ते 42, तो 42 दिन, 6 सप्ताह या 42 दिन तक अध्यादेश रहेगा। समझिएगा, अध्यादेश की मिनिमम अवधि पूछेगा तो क्या होगा? अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? तो अगले सत्र की जो पहली बैठक होगी उसके प्रथम दिन से 6 सप्ताह या 42 दिन तक। बुक में या कोई भी जनरली आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि केवल 6 सप्ताह तक, नहीं 6 सप्ताह तो है ही है, लेकिन ये वाले प्रश्न भी आए हैं, इस वजह से मैंने करवाया है कि अगले सत्र की बैठक होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज लागू हो गया अध्यादेश के जरिए तो फिर आज से लागू, नहीं, ये जब अगले सत्र की जो बैठक होगी ये वाला, तो यहां से फिर लागू होगा 6 सप्ताह या 42 दिन। ये तो मिनिमम है कि कम से कम इतना तो रहेगा। अगर आपसे पूछ ले कि अधिकतम कितना रहेगा, अधिकतम समय बताओ, 2 टाइप के प्रश्न आएंगे, अधिकतम समय बताओ, तो अधिकतम समय याद रखना है कि 6 सप्ताह को 6 माह कर लो, 6 माह प्लस 42 दिन, मतलब 6 सप्ताह तो फिक्स है, 6 माह जोड़ा जाता है किसमें? अधिकतम समय में। तो सिंपल सा है कि अगर आपसे बोला जाए कि अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत, तो 130 के तहत, 123 कब लागू होता है? तो भाई साहब, जब सत्र ना चल रहा हो, उस समय कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यादेश लाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र की बात हो रही है अभी, राष्ट्रपति डायरेक्टली मतलब स्वविवेक अपने आप ले आएगा, नहीं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लाएगा, तो स्वविवेक की शक्ति नहीं है। कब तक लागू रहेगा? तो मिनिमम अगले सत्र की जो पहली बैठक होगी उसके 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। अधिकतम लागू रखना है तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। उसके बाद फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से इसको लागू करवाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा से। क्लियर है? तो ये अध्यादेश की चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब यहां पे आते हैं, क्या कह रहा है। अब बहुत ही देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम मैंने क्या बताया? मिनिमम अधिकतम दोनों बताए हैं। अब अधिकतम संभाव्य अवधि क्या होगी? तो मैंने बताया था अधिकतम कब तक होगी कि भाई साहब 6 माह। क्या बताया था? 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 सप्ताह या 42 दिन, 42 दिन कुछ भी कर दो। तो अब क्या होगा? 6 माह तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 माह से तो बढ़ गया। 7 माह, देखो 6 माह ये हो गया। अब 42 दिन को अगर तोड़ेंगे तो 1 माह प्लस 12 दिन निकलेगा शायद, है ना। 30 से अगर कर दें तो 1 माह 12 दिन निकलेगा, तो 1 माह और जोड़ दो तो ये हो गया 7 माह। 7 माह ये हो गया, 12 दिन और है, तो 12 दिन का लगभग क्या होता है? आधा महीना होता है लगभग में, तो लगभग क्या है? 7.5 माह। ऑप्शन डी इज द राइट। देख रहे हो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है पॉलिटी में। लेकिन अगर आपने डिटेलिंग थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है, तो आपका क्वेश्चन ही सही हो जाएगा।
अब इसमें ज़्यादातर लोग, समझिएगा, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, या तो 6.5 माह कर देंगे या 6 माह कर देंगे। 7.5 किसी को नहीं जाएगा दिमाग में कि आज 7.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आया हुआ प्रश्न है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही भी है, तो ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, तो क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। किसमें है? आर्टिकल 72 में। ठीक, अब क्षमा कर रहा है तो मतलब वो एक प्रकार का न्याय दे रहा है ना, तो ये क्या है? न्यायिक शक्ति है भाई। सुप्रीम कोर्ट से उसको सजा मिली है, हाई कोर्ट से सजा मिली है, न्यायालय से सजा मिली है, तो क्या है? क्षमा कर रहे हैं तो एक न्याय कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। तो ऑप्शन भी पहले तो यहाँ पे सही कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो अब कैसी कैसी शक्ति को माफ कर सकता है। तो पहली बात तो न्यायालय से उसको अगर कोई दंड मिला है तो उसको माफ कर सकता है। ठीक है, सैन्य न्यायालय में भी अगर कोई उसको दंड मिला है तो वो भी माफ कर सकता है। अब तीसरा है, अगर उसको मृत्यु दंड मिला है तो भी वो माफ कर सकता है। तो तीनों प्रकार के मतलब सजा जो है वो कम कर सकता है या माफ कर सकता है। क्लियर है, बहुत ज्यादा डिटेल आवश्यकता नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला पढ़ेंगे, वह संसद का एक संगठक भाग है। बिल्कुल सही भाई, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल सही है, भाग है, बिल्कुल सही। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही, जो प्रत्येक वर्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, पिछले बार बताया था मैंने, उस पर क्या करता है? भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। अध्यादेश के बारे में अभी हम लोगों ने पूरी कुंडली देख ली है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखो, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। चर्चा में कभी भी भाग नहीं लेता है। आप सदन की अभी देख लो, चर्चा हो रही है, अभी आप देख लो टीवी में चर्चा हो रही है, तो क्या राष्ट्रपति है? नहीं है। तो सदनों की जो चर्चा होती है उसमें राष्ट्रपति कभी भी भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता। यह उक्ति इनमें से किस पर लागू होती है? वह राष्ट्र मतलब पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। तो लोकसभा का अध्यक्ष तो हो नहीं सकता, मुख्य न्यायाधीश नहीं। याद रखना है ये ऑप्शन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब है कि नेतृत्व नहीं करता, मतलब कुल मिला के इसको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो नाम मात्र की शक्ति है, नाम मात्र का शासक है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसको प्राप्त है? वास्तविक शक्ति ये प्रधानमंत्री को प्राप्त है, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे चले। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इसकी जगह कौन आएगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इनकी जगह कौन आएगा? CJI। कौन आएगा? CJI। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से ये पता भी होगा। अब समझिए यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए हुआ क्या, भारत में दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया है। तो पहला तो यही लिखना है, भारत में केवल दो राष्ट्रपति, क्या केवल दो राष्ट्रपति? कैसे राष्ट्रपति? पद पर रहते निधन हुआ जिनका, ठीक है। कौन है? पहले हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन 1969, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। कब? 1977, जब आपातकाल लगा था ना, तो यही थे राष्ट्रपति उस समय, ठीक है। अब हुआ ये कि जाकिर हुसैन जब मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई, राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, तो जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति आएंगे। कौन? वीवी गिरी, वीवी गिरी। अब इनको क्या है, ये उपराष्ट्रपति हैं लेकिन इनको राष्ट्रपति का लड़ना है चुनाव, राष्ट्रपति का लड़ना है चुनाव। क्या करना है? चुनाव लड़ना है। इन्होंने दे दिया इस्तीफा। अब तो नियमानुसार CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। तो कौन थे? M हिदायतुल्लाह, M हिदायतुल्लाह, ठीक है। कब बनते हैं? 1969 में,
ठीक है, 1969 में। और उसके बाद फिर वीवी गिरी आ जाते हैं, तो या डेट जो है दोनों की सेम है, याद रखनी है। तो बस जाकिर हुसैन, इनके बाद वीवी गिरी, और फिर उसके बाद अहमद अहमदुल्ला। अब पूछेगा क्या कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन। अगर आपसे बोले कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन, तो जाहिर सी बात है आप अहमद अहमदुल्ला, कुछ लोगों को याद आएगा, कुछ लोग वीवी गिरी करेंगे। तो याद रखना है वीवी गिरी करना है। अगर पूछा जाए कि प्रथम कार्यवाहक कौन है, वीवी गिरी भले एक दिन के लिए बने हों, लेकिन बने तो थे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना था तो हट गए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी हैं, और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो CJI भी थे अहमद अहमदुल्ला। ये कौन है उस समय के, ये चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट। अब एक चीज और है, मैं ओरली बोल दे रहा हूं, मैंने शायद कराया भी है। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ प्रस्तावना, प्रस्तावना कहाँ से आ गई बीच में, तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दे रहा हूं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप करोगे ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। और ठाकुरदास भार्गव अगर ऑप्शन में ना आए तो आपको करना है अहमद अहमदुल्ला। क्यों, क्योंकि अहमद अहमदुल्ला ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ये स्टेटमेंट इनका भी है। क्लियर है, तो कभी कभार दोनों पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार एक ही आता है, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट कर लेना। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करेगा, तो भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। पहला ही प्रश्न शायद था, हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 75 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा उसकी भी नियुक्ति करेगा आर्टिकल 324 में। राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। क्यों, उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है ना, तो चुनाव में लोकसभा राज्यसभा द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति की कभी भी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। और अगर आपसे केवल इतना पूछ ले कि ये बताओ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति नहीं करता। तो एक एक शब्दों को अच्छे से देखते हुए चलना है। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं आते पॉलिटी में, लेकिन हाँ डायरेक्टली पूछ लेता है कि एग्जैक्टली एक एक शब्द मिलाकर, तो शब्दों को थोड़ा सा देखते हुए चलना कि कहाँ नियुक्ति बोला है, कहाँ शपथ बोला है, कहाँ चयनित बोला है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में देना। चलिए खैर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। कैग क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, केंद्र की, राज्य की, सभी की रिपोर्ट, कौन किसको पैसा कितना गया, कहाँ पे लगा, सही जगह लगा कि नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक, तो ये रिपोर्ट कैग देता किसको है, ये देता है भारत के राष्ट्रपति को। अब भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, फिर इसको संसद के पटल पर रखता है, संसद के पटल पर रखता है, मतलब संसद में पेश करता है। तो याद रखना, एक प्रश्न ये आता है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, तो राष्ट्रपति कहाँ रखता है, तो संसद में रखता है। या तो ये आती है कि कैग की रिपोर्ट अंतिम रूप से कहाँ पेश होती है, अंतिम रूप से, तो याद रखना है संसद के पटल पर। कैग की रिपोर्ट अंतिम रूप से कहाँ पेश होती है, तो याद रखना है संसद में। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले टर्न पे भाषण, अभिभाषण क्या होता है, सामान्य अभिभाषण क्या होता है, विशेष अभिभाषण क्या होता है, मैंने पूरा डिटेल बताया था इसके बारे में। ठीक है, एक बार ज़रूर पिछला वीडियो देख लेना। और मैं ये कहूँगा जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी क्लासेज है, वो पिछली क्लास से कनेक्ट होकर चलती है। ठीक है, तो ये मत समझो कि अगर आप डायरेक्टली 8वीं क्लास देख रहे हो तो बहुत ही समझ में आएगा, नहीं। अगर आप नए हो, डायरेक्टली 8वीं मत देखो, 1 से शुरुआत करो, बहुत ही जल्दी 2x पे देख लो, है ना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पिछले वीडियो से कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से मैं कहता हूँ पिछले वीडियो देख कर आओ। खैर, भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा। देखो, राष्ट्रपति क्या करता है,
संसद में जो सत्र होते हैं, संसद के क्या होते हैं, सत्र होते हैं, इन्हीं सत्रों को संबोधित करता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि संसद के सत्रों को संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वन लाइनर क्वेश्चन है। अब सत्र होते हैं 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो याद रखना है कि बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, अनिवार्य रूप से। क्लियर है? अब संबोधित करेगा तो क्या होगा, अभिभाषण देगा। क्या होगा, अभिभाषण देगा। इस अभिभाषण को तैयार कौन करता है, याद रखना है केंद्र की मंत्रिपरिषद। केंद्र की मंत्रिपरिषद। और केंद्र की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। कौन है, प्रधानमंत्री। याद रखना है पीएम एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट। भाई मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद तो है ही है, अब प्रधानमंत्री तो उनके हेड है। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो भी बोलता है उसकी मर्जी का नहीं है भाई, वो नाम मात्र का है ना। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही बोलेगा कि भैया ये बोलो जाके, तभी राष्ट्रपति वो बोलेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। खैर आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली अनुच्छेद से आया है, पढ़ते हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में ही है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें, आर्टिकल 55 में एकल संक्रमणीय समानुपातिक गुप्त मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर है 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और फिर है आर्टिकल 123 अध्यादेश। तो अध्यादेश के बारे में तो अभी हम लोगों ने कुंडली देख ली है। ठीक है, आर्टिकल 60 में महाभियोग नहीं है। आर्टिकल 60 में है क्या, आर्टिकल 60 में है क्या, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। क्या है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। कौन दिलाएगा शपथ, सीजीआई, हटा दो। और महाभियोग, महाभियोग का उल्लेख किस में है, महाभियोग द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग भैया आर्टिकल 61 में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। तो पहला है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी। बिल्कुल सही है, ये अधिकारियों को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे एससी आयोग, एसटी आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सही। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी, ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, महान्यायवादी। और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अब लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। लोकसभा अध्यक्ष, यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं समझिए। एक आपने नाम सुना होगा प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। या भी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, याद रखना है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है, क्या होता है, जब भी कोई नई लोकसभा का गठन होता है, खासकर नई लोकसभा, नई लोकसभा का क्या होता है, गठन। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ, क्या कहते हैं, वरिष्ठ सदस्य होता है जो, या अनुभवी सदस्य होता है, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। मेरी बात समझ में आई। जब लोकसभा का गठन होता है, नई सरकार बनती है, जैसे अभी नई सरकार बनी मोदी जी की, तो उसमें भी क्या हुआ, प्रोटेम स्पीकर था, बिल्कुल था। तो जब भी याद रखना है कि जब भी नई सरकार बनती है, लोकसभा का गठन होता है, तो पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है, एजेड होता है। ठीक। तो अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, ये समझो। शपथ कौन दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति, समझना है यहां पे, राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर कैसा है, ये एक संविधान में उल्लेखित नहीं, ये एक असंवैधानिक है।
इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। बहुत चीजें होती है ना, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक आपका शून्यकाल, शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। एक मैंने बताया था बजट, बजट शब्द का भी उल्लेख नहीं है ना। और शून्यकाल, शून्य का भी उल्लेख नहीं है, शून्यकाल का। उसी प्रकार से प्रोटेम स्पीकर का भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ किसका किसका उल्लेख है आगे हम लोग खुद ही देखेंगे। तो खैर अभी आपको इतना समझना है कि जो प्रोटेम स्पीकर है ये नियुक्त हो गया। किसने नियुक्त किया? शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने। क्यों? क्योंकि जब नई लोकसभा आई तो जो सबसे वरिष्ठ है, एजेड है, अनुभवी है, उसको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। अब इस प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या क्या है? इस प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या क्या है? दो प्रश्न आते हैं, ये बताओ प्रोटेम स्पीकर के कार्य कौन से हैं और स्पीकर के कार्य कौन से हैं। तो इसके कार्य ये समझना है कि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना। जब तक स्पीकर डायरेक्टली जो मेन स्पीकर है वो नहीं आ जाता तब तक क्या करना? अध्यक्षता करना। दूसरा कार्य, लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो तमाम सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या है? आपसे प्रश्न पूछेगा ये बताओ लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई साहब लोकसभा सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो प्रोटेम स्पीकर चुना गया, उसने क्या किया? लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिला दी। ठीक है, शपथ दिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लोकसभा के सदस्य जो हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या करेंगे? अपने में से ही वोटिंग करके चुनेंगे। किसको? स्पीकर को। स्पीकर को क्या करेंगे? चुनेंगे, चयनित। मतलब कहने का कि जो टीम बन गई लोकसभा सदस्यों की, वो अपने में से ही क्या करेंगे कि एक स्पीकर को चुन लेंगे। ठीक है, तो याद रखना अपने में से ही चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी लोकसभा का सदस्य ही होगा। समझ रहे हो? वो भी क्या होगा? लोकसभा का सदस्य ही होगा ना, जो स्पीकर मेन चुनेंगे। तो याद रखना ये बार बार प्रश्न आता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भैया लोकसभा का सदस्य ही होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई साहब नियुक्ति नहीं होता, वो चयनित होता है, चुना जाता है। उसको लोकसभा के सदस्य ही आपस में चुनते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है इसमें से। ठीक है, तो कभी भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो नियुक्त नहीं होता, हमेशा चयनित होता है। और इसको जो है कौन चुनता है? लोकसभा का जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही आपस में चुनते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी वजह से यहाँ पे क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। थोड़ा सा डिटेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जिसको अच्छा लगा, जिसको बिल्कुल नहीं आता था उसको समझ में आ गया, जिसको आता था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हम लोगों ने देखा था दो लोग हैं राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई उनकी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन 1969 में, फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में इनकी मृत्यु हुई। तो यह 1975 में आपातकाल जब था तो यही राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? अब समझिए यहां पे क्या कह रहा है कि भाई उस सदन का सदस्य हुए बिना, मतलब जिस सदन की बात हो रही है वो उसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उस सदन का हेड है, अध्यक्षता जरूर करता है। कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लें तो लोकसभा का सदस्य ही तो आपस में चुनते हैं, वो भी सदस्य ही तो होता है। तो ये तो है, इसको हटा दो। भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट। कैसे? ऑप्शन बी तो सही है, लेकिन कैसे समझो कुछ चीजें। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा। ठीक है, पहली बात, उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, योग्यता, इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 66 में है। अब योग्यता कैसी है? तो भाई साहब पहली योग्यता है जो एज है, अवस्था है, वो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, 35 प्लस होना चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक कैसे है वो नहीं पता, लेकिन नागरिक होना चाहिए। कैसे का मतलब है कि जरूरी नहीं कि भारत में जन्मा ही हो,
हो सकता है किसी क्या कहते हैं भाग 2 के माध्यम से, आर्टिकल 5 से 11 के माध्यम से उसने सदस्यता ली हो, तब भारत का नागरिक हो गया हो। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। अब ये वाला पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य ना हो, सदस्य अगर है तो भाई वो उपराष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, लेकिन हाँ योग्यता होनी चाहिए कि आपके पास राज्यसभा में सदस्य बनने की सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ बन सकते हो, लेकिन बनो नहीं। ठीक है, ये योग्यता है। उसके बाद कुछ चीजें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसको वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। मतलब कहने का कि उपराष्ट्रपति पद जो है वो ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का पद सभापति है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है। जो इसको वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेनली पॉइंट मेरा ये था कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो लेकिन सदस्य ना हो। अब समझिए, ये कह रहा है कि सदस्य हुए बिना उस सदन का अध्यक्षता करता है। तो भाई साहब जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्षता करता है। इस वजह से ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे चले, अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, समझिए मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग के द्वारा तो जो प्रस्ताव होगा वो कहाँ लाया जाएगा। तो भाई साहब लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, कहीं भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है पद से, तो जो प्रस्ताव लाएंगे वो याद रखना है केवल और केवल कहाँ लाया जा सकता है, पहले राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं लाएंगे इसको। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाएंगे तो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं प्रस्ताव, और उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो केवल और केवल राज्यसभा में लाएंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन प्रक्रिया। अगर निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख बोलूं तो यहीं पर लिख देते हैं, आर्टिकल 66 में ही निर्वाचन प्रक्रिया है और आर्टिकल 66 में ही योग्यता है। ठीक है, दो हैं, दोनों योग्यता पूछ ले, निर्वाचन प्रक्रिया पूछ ले, दोनों आर्टिकल 66 में ही है। अब निर्वाचन कौन करता है, तो जैसे राष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, क्या है, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। जैसे विधान परिषद तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी विधानसभा उपराष्ट्रपति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बाकी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, कोई भी हो। क्लियर, आगे चले। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सदस्य, ऐसे सदस्य कि जो ये राष्ट्रपति में तो निर्वाचन का मताधिकार नहीं है, मतलब राष्ट्रपति में वोट नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति में वोट कर सकते हैं। तो दोनों का हमको वोटिंग पता होना चाहिए। जैसे तो एक चीज पता कर लो, जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं और राष्ट्रपति में नहीं कर सकते। भैया उपराष्ट्रपति में मुझे दिख रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तो कर सकते हैं उपराष्ट्रपति में, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर, नेक्स्ट। भारत का उपराष्ट्रपति, तो अब हमें स्टेटमेंट पढ़ना है उपराष्ट्रपति के बारे में, पढ़ लेते हैं। पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। बिल्कुल सही,
पहले नंबर पे जो उच्च है वो है राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, और सेकंड नंबर पे कौन है, उपराष्ट्रपति। सेकंड नंबर का मोस्ट पावरफुल पद है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, पहला सही है। उसके बाद है के पास, किसके पास, उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल सही। मतलब औपचारिक कार्य का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, लेकिन हाँ जो कार्य करता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है, राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में करता है। अगर कह दें कि भाई साहब उपराष्ट्रपति का कोई कार्य, तो उपराष्ट्रपति के नाम से कोई कार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वो कार्य भी कर देगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं करेगा तो सीजीआई करेगा, अभी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी चारों, है ना, सिंपल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपने राष्ट्रपति पिछला वाला वीडियो देखा है तो मैंने बताया था नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कभी उपराष्ट्रपति ना रहे। ये क्या थे, राष्ट्रपति बने और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। 6वें नंबर के थे, सबसे युवा राष्ट्रपति थे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग याद रखना है। नीलम संजीव, देखो जनरली क्या होता है कि पहले व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है फिर राष्ट्रपति बनता है ना, पहले वही है कि पहले पीसीएस फिर आईएएस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट राष्ट्रपति बने, इन्होंने उपराष्ट्रपति का भी पद धारण नहीं किया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना है, और एक ही व्यक्ति हैं ये। चलिए अगला चलते हैं। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। एंड पॉलिटी की क्लास नंबर 8 थी, और आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे से, आज के प्रश्न में 1 या 2 प्रश्न होंगे जो वन लाइनर टाइप के होंगे, वरना सभी प्रश्न क्या थे, कथन कारण वाले थे, कथन कारण या स्टेटमेंट वाले ज़्यादा प्रश्न थे, जैसे कि एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भैया खासकर पीसीएस के लिए, जिनका पीसीएस प्रीलिम्स है, उनके पास बहुत ही कम समय है अच्छी तैयारी के लिए, और अब किताब ज़्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, पढ़ते रहना, और अपने नोट्स पढ़ रहे हो, पढ़ते रहना, यही चीज़ें काम देंगी, बाकी कुछ काम देता वेता नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर पे खास फोकस हुई, करंट अफेयर के खासकर पीसीएस में 30 से 35 प्रश्न आते हैं, तो करंट अफेयर तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।